देखिए आज के टाइम पर बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। जितने ज्यादा लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। दिक्कत यहाँ तब आती है जब लोग टिप्स के पीछे भागकर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और अपना लॉस करवा देते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे को लॉस सिर्फ ट्रेडिंग में होगा, इन्वेस्टमेंट में नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा लॉस हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होता, बल्कि सही तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने से बहुत कुछ होता है। तो आज की ये वीडियो उन सभी पर्संस के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, या उन पर्संस के लिए है जो ये चीज सीखना चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में अच्छे जगह पर पैसे इन्वेस्ट करके अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, यानी वो कौन सी कंपनीज है, ये चीज हम कैसे आइडेंटिफाई करें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप इतने कैपेबल बन जाओगे कि वो कंपनीज आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं, और आपने यहाँ पर मार्केट कैप, पीबी रेशियो, पीई रेशियो, इंडस्ट्री पीई रेशियो, ऐसी बहुत सारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। ये सारी चीजें क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी चीजें जो ये फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आती है। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, तो शेयर मार्केट में दो तरह के एनालिसिस किए जाते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस, एक फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस किए जाते हैं ट्रेडिंग के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस हमारी आज की इस वीडियो का मेन फोकस होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे को फंडामेंटल एनालिसिस करने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसमें क्या क्या चीजें करनी है वो आगे हम वीडियो में डिस्क्राइब करने वाले हैं। सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस होते क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जब कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है, तब वो ये चीज चेकआउट करता है कि कंपनी का बेस कैसा है, कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है भी या नहीं है, यानी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, कंपनी की फेस वैल्यू क्या है। ये सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू काउंट की जाती है या पता लगाई जाती है। इसके थ्रू ये भी पता चल सकता है कि कंपनी का जो शेयर है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, यानी वैल्यू जो उसकी एक्चुअल में होनी चाहिए उससे ज्यादा है या उससे कम है। इन शॉर्ट ये सारी चीजें हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करती है कहीं ना कहीं, इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें शामिल होती है, वो अब आप एक एक करके समझे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारा मार्केट कैप। अब इसको हम मार्केट कैप के नाम से भी जानते हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं बाजार पूंजीकरण। अभी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है ये हर एक कंपनी का अपना अपना अलग अलग होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी की पूरे मार्केट में क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ले लेते हैं हम यहाँ पर, टाटा पावर। टाटा पावर की इंडियन शेयर मार्केट या इंडियन मार्केट में क्या वैल्यू है उसको बोला जाता है कंपनी की मार्केट वैल्यू, यानी टाटा पावर की क्या वैल्यू है, क्या उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है, ये काउंट किया जाता है उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को इनटू किया जाता है उस कंपनी के करंट शेयर प्राइस से। एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक कंपनी ने 1000 शेयर्स निकाले, यानी उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1000, और जो उस कंपनी के शेयर की करंट प्राइस है वो चली हुई है 100 रुपए। तो यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर कितना अमाउंट आया, 1 लाख रुपए। यानी करंट सिचुएशन में, करंट टाइम में उस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1 लाख रुपए। वहीं 6 महीने बाद उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़कर 200 रुपए हो जाता है, लेकिन जो वहां पर नंबर ऑफ शेयर्स है वो 1000 ही रहता है। तो इस बिहाफ पर 6 महीने बाद उस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख से इंक्रीज होकर 2 लाख रुपए हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ऐसे ही हम हर एक कंपनी का मार्केट कैप कैलकुलेट करते हैं। सो ये बात हो गई मार्केट कैप की। अब चलते हैं पीई रेशियो क्या होता है। पीई रेशियो बहुत जगह आपने सुना होगा और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एक बाजार में जो इन्वेस्टर्स है या जो खिलाड़ी है वो कंपनी के मुनाफा कमाने के लिए प्रति शेयर यानी पर शेयर कितने पैसे, कितनी कीमत देने को तैयार है, वो होता है आपका पीई रेशियो। नहीं समझ आया? सिंपल से शब्दों में समझो कि कितना पैसा कमाऊंगा, कितना पैसा लगाऊंगा, यानी मेरे को यहाँ पर कितना पैसा कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा। इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले ये चीज समझ लीजिए, पीई रेशियो जितना कम होता है उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके पीछे एक रीजन है सिंपल सा, इससे ये पता चलता है कि कंपनी की जो प्राइस अर्निंग है उसका कितना गुना वैल्यू मार्केट में अवेलेबल है। और वहीं ऑन द अदर हैंड CAGR यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है। एक स्टैंडर्ड जो CAGR है वो 10% से ज्यादा
का अच्छा माना जाता है। वहीं बात करें पीई रेशो की, तो एक स्टैंडर्ड पीई रेशो 20 से कम हो तो अच्छा माना जाता है। अब पीई रेशो कम होना बेनिफिशियल कैसे होता है, ये चीज समझिए एग्जांपल से। यहाँ पर मान लेते हैं हम एक कंपनी का पीई रेशो 10 रुपए है और यहाँ पर आपको 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी सिचुएशन में एक कंपनी का जो पीई रेशो है वो 30 रुपए है, तो यहाँ पर आपको 1 रुपए कमाने के लिए 30 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। अब आप मेरे को कमेंट करके ये चीज बताइए कि 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए लगाना ज्यादा बेटर है या 1 रुपए कमाने के लिए 30 रुपए लगाना ज्यादा बेटर है। 10 रुपए लगाकर हम 1 रुपए कमाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा रेदर देन 30 रुपए लगाकर 1 रुपए कमाएंगे। अगर 10 रुपए लगाकर 1 रुपए कमाएंगे तो 10% का रिटर्न मिलेगा। वहीं दूसरी सिचुएशन में 30 रुपए लगाकर अगर 1 रुपए कमाएंगे तो 3.33% आसपास रिटर्न मिलेगा। तो ये हमारे लिए बैकफायर हो सकता है। इसलिए पीई रेशो जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। मार्केट रिसर्च या स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो मिनिमम पीई रेशो होता है वो 10 होता है और जो हाईएस्ट पीई रेशो होता है वो 30 होता है। ये इससे ऊपर भी जा सकता है और इससे नीचे भी रह सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड होता है। इसलिए ये चीज याद रखिए, पीई रेशो 10 के आसपास है तो पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम होता है, लेकिन पीई रेशो अगर 30 के आसपास है तो आपको वहां पर पैसे को डाइवेस्ट करना होता है। ये सिंपल सा मतलब होता है। अब आपको यहाँ पीई रेशो का जो खेल है वो भी समझ आ गया होगा। ये जितना कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो यहाँ पर बात हो गई हमारी पीई रेशो की। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड रेशो पर, जो की है पीबी रेशो। ये क्या होता है? पीबी रेशो का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। पीबी रेशो का जो यूज है वो किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन का कंपैरिजन किया जाता है उसकी बुक वैल्यू के साथ। जी हाँ, यहाँ दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है, एक मार्केट कैप और दूसरा होता है हमारा बुक वैल्यू। अब इसकी कैलकुलेशन की कैसे की जाती है? इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें पर शेयर स्टॉक प्राइस को उसकी बुक वैल्यू स्टॉक प्राइस से डिवाइड करना पड़ता है, तब जाकर हमारे हाथ में आता है पीबी यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। अब यहाँ पर इस टर्म में दो चीजें इंपॉर्टेंट आपने सुनी, एक मार्केट कैप जो कि कैलकुलेट किया जाता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर करंट प्राइस, और दूसरी यहाँ पर टर्म यूज हुई बुक वैल्यू। अब आपको बुक वैल्यू का पता लगाना जरूरी है, तब जाकर आप पीबी रेशो को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम मूव ऑन करते हैं अपनी बुक वैल्यू की ओर। सो बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी की एसेट्स माइनस कंपनी की लायबिलिटीज, यानी कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज के नेट डिफरेंस को यहाँ पर बोला जाता है बुक वैल्यू। ये जो बुक वैल्यू होती है ये कंपनी की एसेट्स यानी कंपनी की जो परिसंपत्तियां होती है उनका मार्केट में क्या वैल्यू है एक्चुअल में उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर सिंपल से शब्दों में आपको मैं बता देता हूँ कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव सिचुएशन में है तो कंपनी अच्छी सिचुएशन में है, यानी कंपनी की एसेट्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर अगर कंपनी की जो बुक वैल्यू वो माइनस में है, नेगेटिव में है, तो कंपनी बैड सिचुएशन में है, क्योंकि कंपनी के पास फिर लायबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एसेट्स। अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि अगर कंपनी के जो एसेट्स है वो स्ट्रॉन्ग है यानी जो उसकी वैल्यू है वो ज्यादा है, तो उसका यूज मैक्सिमम तब किया जा सकता है जब कंपनी समाप्त होती है, जो कंपनी दिवालिया घोषित होती है, तब उस सिचुएशन में कंपनी की एसेट्स को बेचकर सबसे पहले जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको रीपेमेंट की जाती है। जो भी उनका डिविडेंड होता है, जो भी उनकी इक्विटी उन्होंने लगाई होती है, उनके पैसों को वापस करने के लिए यहाँ पर एसेट्स का यूज किया जाता है। इसलिए ये पॉजिटिव में होती है, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है। अब यहाँ पर पीबी रेशो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दो चीजें उसमें हम कंपैरिजन करते हैं, एक मार्केट कैप और दूसरा आपका बुक वैल्यू। होप सो कि यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही होगी। अब मूव ऑन करते हैं हम अपने इंडस्ट्री पीई की ओर। तो ये कुछ नहीं होता, सिंपल सा ये जो टोटल पूरी कंपनीज होती है उन कंपनीज का जो पीई होता है उसका एवरेज होता है। जैसे कि नाम से एकदम क्लियर है, इंडस्ट्री पीई। एक इंडस्ट्री है, एक सेक्टर है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज है, डजंट मैटर 1000 है, 2000 है, 10,000 है, उन 10,000 कंपनीज के पीई को प्लस करके डिवाइड कर दिया जाता है। वो आता है यहाँ पर एक एवरेज इंडस्ट्री पीई रेशो। एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मान लेते हैं हम एक इंडस्ट्री है, एक सेक्टर है रेलवे सेक्टर। इसमें हम 5 कंपनियां ले लेते हैं, IRCTC, आपका RVNL, आपका तीतागढ़, आपका इरकॉन और एक यहाँ पर आपका IRFC। ये 5 कंपनीज है। अब इन 5 कंपनीज का जो यहाँ पर पीई रेशो है वो है 20-20-20। अब यहाँ पर इंडस्ट्री पीई कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इन 5 कंपनीज का पीई क्या है? 20। इन 5 कंपनीज के पीई को प्लस किया जाएगा जो आएगा 100। उसके बाद नंबर ऑफ कंपनीज यानी 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर हमारा फिर निकल कर आएगा 20।
ये जो 20 है ये है इंडस्ट्री पीई, यानी जो पूरी कंपनीज है उनका ये एवरेज है 20। अब यहाँ पर जो एग्जांपल है वो सिंपल सा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इवन नंबर्स लिए थे 20 20 20। अब आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं रियल मार्केट में कि इंडस्ट्री पीई क्या है। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया जो कि सेम आया। कंपनीज का जो पीई है वो 20 था और 100 को 5 से डिवाइड किया तो भी यहाँ पर जो एवरेज इंडस्ट्री पीई निकल कर आया वो आया 20। सो यहाँ पर हमने मैक्सिमम रेशियोज कवर कर लिए। अब चलते हैं हम अपने आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब यहाँ पर दो चीजें होती है, एक होता है आरओआई और दूसरा होता है आरओई। इन दोनों का जो मतलब है वो सेम है, सिर्फ जो थोड़ा बहुत है 19-20 का फर्क है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो हो सकता है कि आपने शेयर मार्केट में नहीं की बल्कि आपने एफडी में कर दी, बल्कि आपने गोल्ड में कर दी, तो वो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। तो वो जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल शब्दों में वो होता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि आपके निवेश किए गए पैसों पर आपको रिटर्न मिलता है। वहीं जब आप शेयर मार्केट में शेयर्स में पैसे डिपॉजिट करते हैं यानी शेयर्स में पैसे लगाते हैं तो वहां पर आपको मिलता है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ये जो इक्विटी है ये क्या है, जब शेयर होल्डर्स यानी हम और आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसके बदले हमारे को क्या मिलता है, शेयर्स, यानी हमारे को कंपनी में कुछ हिस्सेदारी मिलती है, हमारे को कंपनी की इक्विटी मिलती है। अब उस पर्टिकुलर इक्विटी जो हमारे को मिली है उस पर हम शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। अब यहाँ पर ये जो इक्विटी है ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी होती है वो कंपनी में जो डेट है यानी कंपनी के ऊपर जितना भी कर्जा है उन सबको छोड़कर एसेट्स के बराबर होती है, यानी इक्विटी जो होती है वो एसेट्स के बराबर होती है। इसलिए जो आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी है ये एसेट्स पर रिटर्न माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो शेयर होल्डर्स है उनके पैसे का कितने अच्छा यूज किया जा रहा है, यानी आरओई अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो शेयर होल्डर्स है उनको ज्यादा रिटर्न मिलने की यहाँ पर संभावना है। ये मतलब होता है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया उसके बदले हमें इक्विटी मिली, उस इक्विटी मिलने के बाद हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, ये चीज होती है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है जब हम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे निवेश करते हैं, यानी गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट किया तो जो हमने पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया वो गोल्ड हमारे को कितना रिटर्न दे रहा है, दैट्स कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। होप सो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी समझ आ गया होगा। सो ये तो बात हो गई रिटर्न ऑन इक्विटी की। अब यहाँ पर एक और सिमिलर टर्म आती है वो है हमारी ईपीएस। ये क्या होती है, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। सिंपल से शब्दों में मैं बताता हूँ, ईपीएस का मतलब होता है कि कंपनी के एक पर्टिकुलर शेयर पर कितने की कमाई हो रही है। ये जितनी ज्यादा होती है जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, यानी जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया उनके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा क्यों, तो यहाँ पर आपने इस वर्ड को ध्यान से सुना अगर तो इसका मतलब है अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पर कितनी इनकम हो रही है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए, एक कंपनी है उसका जो एक शेयर की कीमत है वो 100 रुपए है, उस 100 रुपए पर जो कंपनी है उसको प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपए का। और वहीं सेम सिचुएशन में जो शेयर प्राइस है 100 रुपए, लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ 100 रुपए का। तो यहाँ पर ईपीएस ज्यादा किसका है, पहली सिचुएशन में, यानी 100 रुपए पर कंपनी को 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और ये जितना ज्यादा होता जाएगा जो शेयर होल्डर्स है उनको उतना ज्यादा प्रॉफिट होता जाएगा, क्योंकि जो उनके शेयर्स की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए ईपीएस का मतलब है कि कंपनी के एक शेयर पर, यानी कंपनी एक शेयर के थ्रू कितना पैसा कमा रही है। तो यहाँ पर कंपनी अगर 100 रुपए लगाकर 200 रुपए कमा रही है तो वो बेटर सिचुएशन में है एज कम्पेयर टू कंपनी 100 रुपए पर 100 रुपए कमा रही है। तो इसलिए जितना ज्यादा होगा शेयर होल्डर्स को उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है उसको अगर हम ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करें तो हमारे हाथ में पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो आता है। तो यहाँ पर अब चलते हैं हम अपने एक और रेशो की और जो कि डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड का मतलब क्या होता है, लाभांश, यानी कंपनी का जब प्रॉफिट ज्यादा होता है, अपने अंदाजे से ज्यादा कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कर देती है, तब कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसको एक स्पेसिफिक परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिविडेंड देती है, दैट्स कॉल्ड डिविडेंड यील्ड परसेंटेज, यानी लाभांश देती है। लाभांश कंपनी दे हर साल, ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, ये कंपनी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तब कंपनी कुछ हिस्सा रिजर्व में रखकर कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांट सकती है। अब वो एक परसेंटेज होती है जो कंपनी खुद डिसाइड करती है। यहाँ पर ये जो यील्ड शब्द है, यील्ड तब बढ़ता है जब कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो कम होता है,
और वहीं ये जो यील्ड है ये गिरता तब है, कम तब होता है जब किसी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ जाता है। सिंपल सा मतलब आप ये समझ लीजिए कि डिविडेंड यील्ड एक परसेंटेज होती है और ये परसेंटेज कंपनी को जब प्रॉफिट होता है, कंपनी डिसाइड करती है कि किस प्रॉफिट के कितने हिस्से को हमने कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के लिए बांटना है। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपको डिविडेंड मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब यहाँ एक दो चीजें जो छूट जाती है वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है यहाँ फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या है, ये चीज भी आपने बहुत जगह सुनी होगी। यहाँ पर एक और वर्ड इसके साथ रिलेट किया जाता है, वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। पहले हम समझते हैं कि फेस वैल्यू क्या है। लोग जब कोई कंपनी मार्केट में आती है, यानी ये जो आज के टाइम पर आपने सुना होगा आईपीओ ला रही है कंपनी, ये आईपीओ क्यों लाती है? ताकि कंपनी मार्केट से पैसा इकट्ठा करके अपने आप को डेवलप कर सके, अपनी एक आइडेंटिटी और पहचान बना सके। अब जब कंपनी स्टार्टिंग में पैसा लेने के लिए आईपीओ लॉन्च करती है, यानी आईपीओ में क्या लॉन्च करती है? शेयर्स लॉन्च करती है। तो एक शेयर की कंपनी क्या वैल्यू रखती है, यानी कंपनी अपने बेस पर, अपने आधार पर कि मेरी कंपनी का जो शेयर है इसका मिनिमम प्राइस ये होना ही चाहिए, तो उस मिनिमम प्राइस को बोला जाता है फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी मार्केट में नई आई, उसने अपने एक शेयर की कीमत रखी 50 रुपए, तो ये जो 50 रुपए है ये कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू हुई। अब बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि ये जो कंपनी मार्केट में आई जिसने अपनी फेस वैल्यू रखी 50 रुपए, लेकिन इस कंपनी में इतनी कैपेसिटी और इतना दम है कि ये फ्यूचर में 50 को 500 भी कर देगी। लेकिन अभी के टाइम पर कुछ टेक्निकल ग्लिच के चलते या मार्केट क्रैश हुआ उसके चलते ये जो शेयर है ये 25 रुपए पे मिल रहा है। तब जिन पर्सन ने 25 रुपए पर ये शेयर परचेज किया और फ्यूचर में वो हो गया 500 रुपए, तो उसको बोलेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग। यानी जब किसी कंपनी का जो शेयर है वो उसकी फेस वैल्यू से कम मिल रहा है और आपने परचेज कर लिया और फ्यूचर में उसने आपको अच्छा रिटर्न दिया, दैट्स कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसलिए यहाँ पर आपको फेस वैल्यू का पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लास्ट में हम चलते हैं अब अपना डीई रेशो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो का मतलब होता है कंपनी के शेयर होल्डर्स की इक्विटी के अगेंस्ट कंपनी के ऊपर कितना डेट है। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कंपनी हर बार इक्विटी इशू करके पैसे इकट्ठे करे। हो सकता है कंपनी डिबेंचर्स इशू करके यहाँ पर लोन ले ले। अब यहाँ पर जो एक स्टैंडर्ड डेट टू इक्विटी रेशो है वो 1:2 माना जाता है। इसका मतलब क्या है? 1 का मतलब यहाँ पर हमारा डेट है, 2 का मतलब यहाँ पर हमारा इक्विटी है। अब इस चीज को एग्जांपल से समझिए। हम एक स्टैंडर्ड रेशो को ही फॉलो करेंगे 1:2 को। मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है, तो इस रेशो के अकॉर्डिंग कंपनी के पास कितनी इक्विटी होनी चाहिए? डबल, यानी 20 लाख। अगर कंपनी के पास 20 लाख की इक्विटी है तो कंपनी इस सिचुएशन में है कि वो 1 टाइम अपने डेट को चुका सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग 1:2 के अकॉर्डिंग कंपनी एक बेनिफिशियल यानी अच्छी सिचुएशन में है। वही अगर इस रेशो को हम अपोजिट कर दे 2:1, यानी कंपनी के पास जो यहाँ पर ऋण है वो तो 20 लाख है, लेकिन कंपनी के पास जो इक्विटी है वो सिर्फ 10 लाख है, यानी अपने डेट से 50% कम। तो ये कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है क्योंकि कंपनी के पास डेट ज्यादा है लेकिन इक्विटी कम है। तो इसलिए ये चीज भी देखनी पड़ती है कि कंपनी के पास जितना डेट है उससे ज्यादा कंपनी के पास इतनी कैपेबिलिटी यानी इतनी इक्विटी है कि वो 1 टाइम में अपने डेट को कम कर सके। लेकिन मैं ये बता देता हूं कि हर बार जब कंपनी ऋण लेती है, लोन लेती है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो बुरा ही हो, वो अपनी ग्रोथ के लिए भी ऋण लेती है, लेकिन तब कंपनी में इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके अपने सारे ऋण को चुका दे। सो गाइज, ये थी आज की पर्टिकुलर वीडियो जिसमें मैंने आपको ब्रीफ में फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझाया। होप सो कि आपको ये वीडियो यूजफुल और वैल्यूएबल लगी होगी। अब अगर आप यहाँ तक आए हो तो कमेंट में #फंडामेंटल एनालिसिस लिख के जरूर जाना ताकि मेरे को ये चीज पता चल सके आपने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है। और लास्ट में ये वीडियो लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करना या ना करना वो बात की बात है, लेकिन नॉलेज लेना ये प्रायोरिटी है। और हो सकता है कि आपके थ्रू, आपके एक शेयर से कोई पर्सन टिप के चलते गलत इन्वेस्टमेंट से बच सके। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर की, यानी जो टर्म्स नॉलेजेस है यही मैंने आपको भी बताइए। इसके बाद इस वीडियो के ऑलरेडी 2 से 3 पार्ट्स अभी हमारी लाइन में है जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर था, इसलिए वो वीडियोस आपसे मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। इसी तरह के जेन्युइन कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे दूसरी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।